दुनिया की सबसे बेहतरीन कृषि प्रतिभाओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज अभिनव जेड क्लासेज जो आपके लिए कुछ नया करने के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आई है और मैं आपको एग्रोनॉमी की क्लासें लूँगा। सुरेंद्र रितवाल मेरा नाम है और मैं आपके सामने अभी लाइव होकर के आपकी जो भी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जेड के विद्यार्थियों के लिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो एग्रोनॉमी से होता है, सस्य विज्ञान से होता है। मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ कि सभी विद्यार्थियों की सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो एग्रोनॉमी होता है और एग्रोनॉमी में भी सॉइल साइंस आपका सबसे वीक पॉइंट रहता है और आजकल एग्जामों में इसके 8 से 10 क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूँगा और मेरी सबसे बड़ी खास पहचान ये रहेगी कि मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में पूरी चीज़ें आपको क्लियर करवाऊंगा। एग्रोनॉमी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। हम आपके लिए अभी बात करेंगे। आज सबसे पहले मैं बात करूंगा धान की। धान और चावल दोनों में रात दिन का अंतर है। धान वो होता है जिसके ऊपर छिलका लगा हुआ होता है, छिलका उतरने के बाद में जो सफेद कलर का दाना अपने को प्राप्त होता है, ये अपने लिए चावल होता है। चावल जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में कई बार कि चावल कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये छिलका युक्त जो साथ में जुड़ा हुआ होता है ये आपके धान होता है, जिसको भूरा धान भी बोलते हैं, ब्राउन राइस बोलते हैं, भूरा धान के नाम से पुकारते हैं। अब आगे मैं बात करता हूँ इनकी जो सामान्य जानकारी है, क्योंकि जब अपन कहीं जाते हैं तो सबसे पहले लोग अपना सामान्य इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है, पिताजी क्या करते हैं। तो वैसे ही अपन सभी फसलों में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं धान में बात करूँगा अपने सामान्य परिचय की। तो देखो जो धान है इसका वैज्ञानिक नाम जो आप सब लोग जानते हैं ओराइजा सेटाइवा है, ओराइजा सेटाइवा। इसके बाद में मैं इसके कुल की बात करता हूँ। तो इसका जो कुल है वो ग्रेमिनी है, जो सभी विद्यार्थी लगभग जानते हैं। ये ग्रेमिनी कुल का है, ग्रेमिनी, जिसका दूसरा नाम पोएसी है और इसको तीसरा नाम घास कुल के नाम से भी जानते हैं, घास कुल, या इसको गेहूं कुल भी बोलते हैं, गेहूं कुल। तो इसके 4 नाम हो गए आपके सामने, ग्रेमिनी हो गया, पोएसी हो गया, घास कुल हो गया और गेहूं कुल हो गया। 4 नामों से ही जाना जाता है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ इसमें जो गुणसूत्र संख्या है वो आपके 2n बराबर 24 है, 2n बराबर 24। इसके बाद में मैं बात करता हूँ उत्पत्ति स्थान, इसका घर कहाँ से जन्म लिया है, जहाँ से इसने, तो उद्भव पहले से आपको पता होना चाहिए। उत्पत्ति स्थान इसका जो है वो है भारत बर्मा। जो इंडिया की 3 मेजर फसल है, फलों में आम है और फूलों में गुलाब है और अनाजों में जो धान है, तीनों का उत्पत्ति स्थान भारत बर्मा है। यहीं से इसने जन्म लिया है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, भारत बर्मा न दे करके आपको डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेता है पूर्व पश्चिम एशिया, ये सब भी आपको वो दे देता है। ये भारत बर्मा जो विश्व के नक्शे में देखेंगे तो पूर्व पश्चिम एशिया में स्थित है। तो कई बार एग्जामिनर आपसे पूर्व पश्चिम एशिया भी दे देता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में कई बार एग्जाम में, बड़ी एग्जामों में पूछ लिया जाता है, न तो भारत बर्मा देता है न पूर्व पश्चिम एशिया देता है, डायरेक्ट इंडस की पहाड़ियां दे देता है, इंडस की पहाड़ियां। तो सबसे पहले इसके पौधे इंडस की पहाड़ियों में देखे गए थे, इसलिए इसका उत्पत्ति स्थान इंडस की पहाड़ियां भी माना जाता है। तो ये तो बात हुई अपने उत्पत्ति स्थान की। इसके बाद में मैं बात करता हूं धान में अपने जो इसमें प्रोटीन है उसकी बात करूंगा मैं। प्रोटीन परसेंट इसमें अलग अलग होता है। चावल में प्रोटीन होता है 6 से 7%। और जिसके ऊपर छिलका लगा हुआ होता है तो होता है धान में जो प्रोटीन होता है वो 7 से 9% होता है।
क्योंकि जो इसके ऊपर छिलका होता है उसमें ऑयल कंटेंट 13 से 16% होता है, जो राइस ब्राउन ऑयल के नाम से जाना जाता है, जिसका आप मार्केट में भी खाने के लिए बिकता है। वो जो धान के ऊपर छिलका है उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होने के कारण इसमें प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होता है, वो 7 से 9% होता है। लेकिन आपको देखो सभी फसलों का बार बार याद करने की जरूरत नहीं होती कि किसमें कितना प्रोटीन होता है। मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि कौन सी अनाज में कितना प्रोटीन होगा, कौन सी दाल में कितना प्रोटीन होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखना, ये नोट के रूप में रहेगा कि सभी अनाजों में प्रोटीन प्रतिशत, जितने भी अनाज आपके सामने हैं उन सब में प्रोटीन प्रतिशत 10 से 12% होता है। 10 से 12%। कोई सा भी आप अनाज उठा के देखेंगे तो उनमें एवरेज 10 से 12 के बीच में आपको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन दो अपवाद थे। अपवाद कौन था? एक तो चावल था, जो भी आपने ऊपर जिक्र किया है। चावल में 6 से 7% प्रोटीन था, और जो धान है इसमें जो प्रोटीन था वो 7 से 9% था। तो जो चावल और धान दोनों हैं, इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम ओराइजीन होता है। ओराइजीन कौन सा प्रोटीन होता है? ओराइजीन प्रोटीन पाया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, जो कृषि विद्यार्थी हैं उनको, कि जितने भी अनाज हैं सभी अनाजों में जो प्रोटीन है वो 10 से 12% होता है। जबकि जो अपवाद है वो है चावल और धान। चावल में 6 से 7% होता है, धान में 7 से 9% होता है, और जो धान चावल में प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम ओराइजीन होता है। इसके बाद में मैं आगे बात करता हूँ। वो बात अगली ये है कि जितने भी अनाज हैं उनमें तेल % कितना होता है। विद्यार्थी अलग अलग लड़ता है कि साहब धान में इतना तेल % होता है, चावल में इतना होता है, मक्का में इतना होता है। वो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझने की जरूरत है। देखो मैं आपको नोट के रूप में लिख देता हूँ कि सभी अनाजों में तेल प्रतिशत, जितने भी अनाज आज मार्केट में उपलब्ध हैं सभी अनाजों में जो तेल % होता है वो 1.3% के लगभग औसत तेल % में पाया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं। अपवाद में से ही प्रश्न आता है। अभी हाल ही में 2018 में सहायक कृषि अधिकारी का एग्जाम हुआ था। 19 के अंदर उसके एग्जाम हुई, 18 वाली भर्ती की, 15 वाली भर्ती का 18 में एग्जाम हुआ था। तो उन सब में ये क्वेश्चन आया था कि मक्का में तेल %, कि मक्का में तेल कितना होता है। मक्का में 4% तेल पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा अपवाद है वो है बाजरा में जो तेल % होता है वो होता है 5%। ये 2019 वाला जो डब्ल्यू हुआ था उसके एग्जाम में पूछा गया था कि बाजरा में कितना तेल होता है, कितनी वसा होती है। 5% होती है, मक्का में 4% होती है, बाकी सभी अनाजों में तेल % 1.3% होता है। तो ये समस्या आपकी खत्म हो गई। ये दो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, ICAR पूछता है, BHU पूछता है। अभी अपन बात करते हैं अगला नोट अपना जो रहेगा। अगला नोट वो ये है कि एग्जामिनर पूछता है बहुत बार। अभी सहायक कृषि अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया था, ARS के एग्जाम में पूछा गया था, जेट के एग्जाम में बार बार आ गया है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है, एग्जामिनर पूछता है कि सभी अनाजों में तेल % कितना होता है। सभी अनाजों में तेल %। आज जितने भी अनाज अपने सामने उपलब्ध हैं उन सभी अनाजों में जो तेल % होता है वो 1.3% एवरेज होता है, सामान्यतया होता है। लेकिन दो अपवाद हैं। और ये अपवाद है, इनमें से ही क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर आपसे पूछता है। उनमें एक नंबर है मक्का। एग्जामिनर पूछता है कि मक्का में तेल % कितना होता है, तो इसमें 4% तेल होता है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है आपके बाजरा में वसा % कितना होता है, तेल % कितना होता है। तो बाजरा में जो तेल % होता है वो होता है 5%। और कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अनाजों में सबसे ज्यादा तेल % किसमें पाया जाता है। तो अनाजों में सबसे ज्यादा तेल % बाजरा में ही पाया जाता है, सर्वाधिक। तो अनाजों में सर्वाधिक तेल % किसमें पाया जाता है? बाजरे में पाया जाता है। मक्का में कितना पाया जाता है? 4%। इसके
इसके बाद में क्या होता है, कई बार जो बड़े एग्जाम है ICAR हो, BHU हो, इनके अंतर्गत पूछा जाता है कि मक्का के भ्रूण में कितना तेल % होता है, बाजरे के भ्रूण में कितना तेल होता है, गेहूं के भ्रूण में कितना तेल होता है। अब आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि जो अपन तेल निकलवाने जाते हैं या तेल निकालते हैं कोई भी दाने का, तो उसके भ्रूण में ही तेल उपस्थित होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि भ्रूण में तेल होने के कारण दाना अपना भोजन बना करके लंबे समय तक जीवित रहता है। तो देखो कोई भी दुनिया का दाना है उसमें जितना भी तेल % है उसका 10 गुना उसके भ्रूण में होता है। जैसे मक्का में तेल % कितना था, 4%। मक्का के दाने में तेल % कितना है, 4 दाने में। अब अपने से पूछ रहे एग्जामिनर कि भ्रूण में कितना है, तो भ्रूण में हमेशा 10 गुना ज्यादा होता है, 10 गुना ज्यादा। तो कितना हो गया, 10 का गुना 4 बराबर 40%। तो क्वेश्चन आ जाएगा साहब मक्का के भ्रूण में तेल कितना होता है, तो 40%, बाजरे में कितना होगा 50%, गेहूं में कितना होगा 13%। तो ऐसे मतलब सब में 10 गुना ज्यादा होता है। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में मैं बात करता हूं आगे, ये तो बात हुई आपकी तेल की और प्रोटीन की। इसके बाद में बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट ये भी अपने को पता होना चाहिए। जितने भी अनाज आज मार्केट में उपलब्ध हैं, सभी अनाजों में जो कार्बोहाइड्रेट है, सभी अनाज में कार्बोहाइड्रेट है वो होता है 72 से 78% के बीच। 72 से 78% सभी अनाजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट धान में, चावल में ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपका होता है, वो होता है धान और चावल में। इनमें 78% होता है, जो कि सभी अनाजों में सबसे ज्यादा होता है, 78%। ओके, इसके बाद में मैं बात करता हूँ, ये बात हो रही है अनाजों की, कि अनाजों में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 72 से 78% सबसे ज्यादा। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि सबसे ज्यादा पर्टिकुलर किसमें होता है, तो धान और चावल में होता है 78%। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ, ये तो बात होगी सभी अनाजों की। अब क्वेश्चन आता है सभी दलहन में, कि दालों में कितना होता है। साथ ही साथ में दलहन को भी बता देता हूँ आपको, तो बाद में मेरे को समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सभी दलहन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका होता है 30 से 35% तक ही होता है, 30 से 35%। पर्टिकुलर ऐसा है नहीं कि भाई सबसे ज्यादा किसमें है, सब में एवरेज 35 से 30%, 30 से 35% ही चलता है। तो ये बात हुई आपकी कार्बोहाइड्रेट की। इसके बाद में मैं बात करता हूं अम्ल की। अम्ल, तो सभी जो अनाज हैं उनमें 2-3 अम्ल प्रमुखतः पाए जाते हैं, और वो अम्ल है आपका, एक तो आपका इसमें ल्यूसीन और एक लाइसीन। ल्यूसीन और लाइसीन ये प्रमुखतः इनमें पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे अम्ल के बाद में इसकी जो धान है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जो अपनी परिचय में रह गई हैं उनको वापस जिक्र कर लेता हूं। देखो, धान को स्टेपल फूड ऑफ इंडिया बोलते हैं, स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज वो है धान। भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज, तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा अनाज खाया जाता है, तो वो खाया जाता है धान, चावल। ये अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा खाया जाता है, धान चावल को सबसे ज्यादा इंडिया में खाया जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है, तो विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं खाया जाता है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है तो वो है धान या चावल। इसके बाद में एक और क्वेश्चन इसमें जो जुड़ता है वो ये है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से अनाज का उत्पादन होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाला अनाज है तो वो है धान या चावल।
यही सबसे ज्यादा इंडिया में पैदा होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन इसी का है। उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन किसका है? धान या चावल का, सबसे ज्यादा यही पैदा इंडिया में किया जाता है। इसके बाद में अगली बात मैं करता हूं, इसके बारे में बात करता हूं। जो भारत है या पूरी दुनिया है, इसमें धान की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि धान की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? प्रजातियां, तो धान की प्रजातियां, धान की 24 प्रजातियां अपने पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं। इंडिया में देख लो, चाहे विश्व लेवल पे देख लो, सभी जगह इसकी 24 प्रजातियां उपलब्ध हैं। 24 प्रजातियों में से इसकी जो 2 प्रमुख प्रजातियां हैं वही एग्जाम में पूछी जाती है। एक है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। इसकी खेती एशिया महाद्वीप के 90 देशों में की जाती है, ओराइजा सेटाइवा की। इसके बाद में दूसरी प्रजाति है इसकी ओराइजा ग्लेबेरेमा, ग्लेबेरेमा। ये धान JRF के क्वेश्चन JRF के एग्जाम में पूछा गया है कि ओराइजा ग्लेबेरेमा की खेती कहां की जाती है? अफ्रीका में, अफ्रीका। ओराइजा ग्लेबेरेमा की जो खेती है वो अफ्रीका महाद्वीप में की जाती है। ओराइजा सेटाइवा एशिया महाद्वीप में किया जाता है। एशिया महाद्वीप के 90 देश इस ओराइजा सेटाइवा को उगाते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो धान पैदा होता है वो एशिया महाद्वीप में ही पैदा होता है। अभी आगे बात करेंगे अपन। तो 2 प्रजातियां हो गई हैं आपकी, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरेमा। ओराइजा सेटाइवा एशिया में लगाई जाती है, ओराइजा ग्लेबेरेमा है वो अफ्रीका में लगाई जाती है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ उप प्रजातियों की। ये तो बात हुई प्रजातियों की, अब बात करते हैं उप प्रजातियां। उप प्रजातियां मतलब इसके प्रजातियों के 2 बेटे हुए, उनको बोलते हैं उप प्रजातियां। उप प्रजातियां, उप प्रजातियां, उप प्रजातियां हैं वो हैं इसकी 3 उप प्रजातियां हैं। अब 3 कौन कौन सी हैं? उनमें से 1 नंबर, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा जो UG और PG के एग्जाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। AO के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मैं लेता हूं इंडिका। इंडिका पहली प्रजाति इंडिका। इंडिका है, इसकी खेती भारत में की जाती है। भारत में खेती, इसकी खेती कहां की जाती है? इंडिका की भारत में। भारत में इसकी खेती की जाती है उष्ण जलवायु में। उष्ण जलवायु में कौन सी जलवायु में खेती होती है इसकी? उष्ण जलवायु में होती है। इस प्रजाति का पौधा लंबा, पौधा कैसा होता है? लंबा। और अब आपको पता होना चाहिए कि जो पौधा लंबा है तो थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो नीचे गिर जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। पौधा तो लंबा है लेकिन गिरने की समस्या अधिक, गिरने की समस्या अधिक, क्योंकि ये जल्दी गिरेगा। पौधे की लंबाई अधिक होने के कारण ये इसका सबसे कमजोर पॉइंट है कि इसमें गिरने की समस्या ज्यादा होती है। पौधा लंबा होने का उष्ण जलवायु का पादप है और भारत में इसकी खेती होती है। तो ये तो बात हुई आपकी इंडिका की। इसके बाद में मैं बात करता हूं आपके जो अगली प्रजाति है, दूसरी जो प्रजाति है वो है आपकी 2 नंबर जेपोनिका। जेपोनिका, जेपोनिका, जेपोनिका जो प्रजाति है ये इसकी जो खेती है जेपोनिका की वो जापान में होती है। जापान, जेपोनिका कहां लगाया जाता है? जापान में। और इससे ऊपर वाली इंडिका उष्ण जलवायु की थी, उसको तापमान ज्यादा चाहिए था। अब कई विद्यार्थी मुझे पूछ रहे थे कि साहब उष्ण क्या होता है? अभी जो जून का महीना है इसमें लास्ट में बारिश स्टार्ट होगी राजस्थान की कंडीशन में। तो जब बारिश होती है तो उमस होती है, आपके बॉडी में ऐसे लगेगा चिपचिपापन आ जाएगा, जैसे तो मतलब आपकी बॉडी ने मतलब मॉइस्चर इकट्ठा कर लिया हो, वही उष्ण जलवायु है। ये जलवायु आपको साउथ में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, वो उष्ण जलवायु है। शीतोष्ण जलवायु जो आपकी सर्दियों में आती है वो वाली। तो जैपोनिका जो वैरायटी है, प्रजाति है, ये आपकी खेती जापान में होती है और ये शीतोष्ण जलवायु का पादप है। शीतोष्ण जलवायु, कौन सी जलवायु पसंद है इसको? शीतोष्ण जलवायु पसंद है।
इसके बाद में इसकी खेती अपने इंडिया में न के बराबर होती है और इसकी एक खास पहचान होती है कि इसमें पौधा होता है वो छोटा होता है। पौधा कैसा होता है? छोटा। पौधा कैसा होता है? छोटा होता है। अब पौधा छोटा है तो एक समस्या तो खत्म हो गई इसमें कि इसमें गिरने की समस्या कम होगी और इससे ऊपर वाली में क्या थी? गिरने की समस्या अधिक थी और इसमें गिरने की समस्या कम है। ये सबसे बड़ी बात है इसकी। तो गिरने की समस्या कम क्योंकि पौधा होना है छोटा है और ऊपर वाले में बड़ा था इसलिए गिरने की समस्या ज्यादा थी। तो ये चार बात इसकी हो गई। जयपुरी में खेती जापान में होती है, शीतोष्ण जलवायु का पादप है, पौधे इसका छोटा होता है और गिरने की समस्या इसमें कम होती है। इसके बाद में मैं तीसरी प्रजाति की बात करूंगा। तीसरी प्रजाति है आपके जावानिका। 3 नंबर की जो प्रजाति है वो कौन सी है? जावानिका। जावानिका इसको बालू धान कहते हैं। कौन सा धान कहते हैं? बालू धान। अब कई विद्यार्थी पूछते हैं मुझे कि साहब बालू धान क्या होता है? बालू धान वो होता है जिसके ऊपर छिलका बहुत तेजी से चिपका हुआ होता है, बिल्कुल जल्दी से दाने को छोड़ता ही नहीं है। जैसे जौ के दाने में छिलका होता है ना, वैसे इसके दाने पे भी छिलका होता है और चिपका हुआ होता है। वो ही इसका क्या है? बालू धान नाम दिया गया है। दूसरी बात, ये जो ऊपर वाली दोनों जलवायु की बात हुई थी, इंडिका में उष्ण की और जैपोनिका में शीतोष्ण की, तो ये दोनों जलवायु को मिलाकर उगाया जाता है। तो ये दोनों जलवायु में जुड़ा हुआ है, शीतोष्ण प्लस उष्ण। दोनों जलवायु इसको पसंद है, ये दोनों जलवायु में आराम से हो सकता है, दोनों के बीच का है। तीसरी बात, इसकी जो खेती है वो इंडोनेशिया में होती है। खेती कहाँ होती है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इसको सबसे ज्यादा लगाया जाता है। तो इसका नाम बालू धान है। इसको जंगली धान भी कह सकते हैं आप, जंगली धान। जंगली धान भी एक तरह से बोला जा सकता है या एकस्य का धान भी बोला जा सकता है। ये शीतोष्ण जलवायु और प्लस उष्ण जलवायु दोनों को मिलाकर लगाया जाता है। खेती इसकी इंडोनेशिया में होती है। तो ये तो बात हुई आपके इनके परिवार की बात हुई कि धान के 2 बेटे थे, मतलब 2 प्रजातियां थी और 2 प्रजातियों के 3 बेटे हुए, वो प्रजातियां हो गई। तो ये तो इसका एक थोड़ा सा जनरल जानकारी थी। इसके बाद में मैं अगली बात करता हूँ धान के जलवायु की। इसको कौन सी जलवायु ज्यादा पसंद है? जलवायु बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसका। जलवायु में बहुत कंफ्यूज कर देता है विद्यार्थियों को। कंफ्यूज ऐसे कर देता है, देखो अंग्रेजी में मैं लिखता हूँ हॉट एंड ह्यूमिड, HUMID, ह्यूमिड, और एक होता है वार्म एंड ह्यूमिड। अब दोनों को आपको बहुत गहराई से देखना है। हॉट का मतलब गर्म और वार्म का मतलब गर्म। तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करें हम। हॉट का मतलब है यहाँ पे बहुत गर्म, बहुत गर्म व आर्द्र, बहुत गर्म व आर्द्र, इसका मतलब हॉट का मतलब। और वार्म का मतलब है केवल गर्म व आर्द्र, गर्म व आर्द्र। तो विद्यार्थियों को सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, बहुत गर्म व आर्द्र चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड नहीं चाहिए। इसके लिए ये वाली चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए। तो ये चीज बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम में हॉट एंड ह्यूमिड को करना है, अंग्रेजी में जरूर देख लेना क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जामिनर आपको 120 मिनट में 120 करने की सलाह देगा। वो इसीलिए दी जाती है कि यदि आपने क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए देख लिया ढंग से तो आपका वो क्वेश्चन गलत होने के चांस 0% रहेंगे। अब बात करते हैं आगे पीएच मान की। धान के लिए पीएच मान कितना चाहिए? भूमि का, वो भूमि का पीएच मान चाहिए 4 से 6। चाय, कॉफी और अपने जूट है, पर्सन है, उन सब के लिए जो पीएच मान है वो 4 से 6 चाहिए। तो पीएच मान कितना चाहिए? 4 से 6% तो मतलब के बीच चाहिए, 4 से 6 के बीच में चाहिए अपने को पीएच मान। इसके बाद में पीएच मान के बाद में आगे बात करता हूँ धान में। इसके कुछ अनुसंधान संस्थान है, वहां से क्वेश्चन लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था आईसीएल के एग्जाम में, जो अभी बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ IRRI। यहां से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, अनुसंधान से संबंधित एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे वो कि IRRI अंतरराष्ट्रीय
अनुसंधान संस्थान अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है मनीला, मनीला फिलीपींस में, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में स्थित है। और जो इसकी स्थापना है वो 1960 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई? 1960 में। कहां पर? मनीला फिलीपींस में। तो अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां है? मनीला फिलीपींस में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा जो इसका अनुसंधान संस्थान है वो है CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय, केंद्रीय धान अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान, संस्थान। जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है ये आपका कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में स्थित है। ओके, आगे मैं बात करता हूं अब कि CRRI कहां है? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां है? कटक उड़ीसा में है। इसके बाद में मैं बात करता हूं अगला अनुसंधान संस्थान। एक क्वेश्चन आता है धान उपरवार अनुसंधान संस्थान, धान उपरवार अनुसंधान संस्थान, ये आपका स्थित है मसौदा में। कहां स्थित है? मसौदा में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है और ये आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है कि धान उपरवार अनुसंधान संस्थान कहां है? मसौदा में स्थित है, मसौदा। इसके बाद में इसका अगला अनुसंधान की मैं बात करता हूं, वो क्वेश्चन आता है धान परियोजना निदेशालय, धान परियोजना निदेशालय, निदेशालय, निदेशालय। धान परियोजना निदेशालय कहां है? हैदराबाद तेलंगाना में है, हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में क्या स्थित है? धान परियोजना निदेशालय। ओके, इसके बाद में एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था वो बहुत ही कम बच्चों का ठीक हो पाया था, वो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये आया था ICAR के एग्जाम में कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का, कौन से स्तर का? अंतरराष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो ये था आपका राइट आंसर, हैदराबाद में स्थित है। कहां पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ICAR के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ICAR क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट कर देता है लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को, तो वो चीज भी अपने को पता होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई अपनी किसकी? अनुसंधान से संबंधित बातें हुई। अब इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं उत्पादन की, उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादन। देखो धान का विश्व के लेवल पे मैं बात करूंगा तो विश्व में सबसे ज्यादा धान है, विश्व में सबसे ज्यादा धान कहां पैदा होता है? चीन में। चीन के पास में 29 मिलियन हेक्टेयर एरिया है और उसमें चीन 205 मिलियन टन के लगभग तक धान पैदा करता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कहां होता है? चीन में। इसके बाद मैं बात करता हूं भारत में। भाई विश्व के बाद में कौन आएगा? भारत। भारत में कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। कहां होता है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में राजस्थान में बात करते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा धान पैदा करता है हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा धान होता है चीन में, भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ जिले में। और एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है, इसके लिए मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से कि भारत में सबसे ज्यादा धान होता है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर पूरे वर्ष भर खरीफ, रबी, जायद तीनों मौसम में धान की खेती
होती है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है, खरीफ प्लस रबी प्लस जायद, तीनों मौसम में क्या होती है, खेती होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में तीनों मौसम में धान पैदा होता है। तो तीनों मौसम में धान पैदा होता है पश्चिम बंगाल में, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये तो बात हुई आपकी उत्पादन की। धन्यवाद। अब अगली क्लास में अपन फिर मिलते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करना न भूलें। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें। और अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।